हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में हम 20 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो दिस इज़ आवर न्यूज़ इंडेक्स फॉर 20 सितंबर न्यूज़। पहली न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग डिजिटल रिवोल्यूशन। एज ऑल ऑफ यू नो डिजिटल इंडिया मिशन ने अपने 10 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। आफ्टर दैट वी विल सी सम अपडेट्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनर्जी इन राजस्थान। उसके बाद सऊदी पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक डील हुई है उसको हमने पहले भी कवर किया था, एंड इन दिस वीडियो आल्सो वी विल सी सम न्यू डायमेंशन। आफ्टर दैट वी विल सी इंडस वाटर ट्रीटी, एंड इन लास्ट वी विल कवर सम रिकमेंडेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस आर्टिकल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन इंग्लिश बट वी फाउंड दिस इन हिंदी एज वेल, सो वी विल रिकवर दिस आर्टिकल फॉर आवर हिंदी व्यूअर्स। सो इंडिया ने डिजिटल रिवोल्यूशन जो 2014 के बाद से स्टार्ट करी, विच वी स्टार्टेड विद द डिजिटल इंडिया मिशन। सो नाउ इट हैज़ completed more than its 10 years. So this article becomes important for our GS1, GS2, and even in essay you can be asked regarding the digital revolution. तो किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य सरकार ने किया है, तो अगर हम ई गवर्नेंस के क्षेत्र में देखें तो जो जनधन आधार की ट्रिनिटी थी उसने अभी तक 55 करोड़ से भी ज़्यादा खातों को ऐड किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लोगों तक पहुंचाया। इसके साथ ही डिजी लॉकर जैसी इनिशिएटिव ने 55 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स को एक प्लेटफॉर्म पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए, जिससे ईज़ ऑफ सर्विस डिलीवरी हमने इंश्योर करी। साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आभा डिजिटल, जो हमारी आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसने भी एक इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम हमारे लिए जनरेट किया। एंड आफ्टर दैट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उससे इन सब कार्यों के कारण सरकार को 3.48 लाख करोड़ की जो सब्सिडी लीकेजेस थी, वी ओवरकम दीज लीकेजेस बिकॉज ऑफ दैट। तो ये तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में था। उसके बाद अगर हम ई कॉमर्स के क्षेत्र में देखें तो यूपीआई अब दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होल्ड करता है, एंड मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूपीआई। 17 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर मंथ आज इंडिया यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। ई नैम के माध्यम से सरकार ने 1400 से भी ज़्यादा मंडियों को कनेक्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा किसान इस नेशनल मार्केट से जुड़े, और साथ ही 25 लाख से भी ज़्यादा आज रजिस्टर्ड ट्रेडर इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट, अमेजन और ओएनडीसी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव है उसके कारण भी रूरल और अर्बन इंडिया में जो डिमांड सप्लाई का गैप था उसे हमने काफ़ी कम किया। साथ ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा भी हमने एक फेयर अपॉर्चुनिटीज ट्रेडर्स को प्रोवाइड करी। तो ये तो ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के क्षेत्र में हमारे कार्य थे। ई शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल रिवोल्यूशन का क्या परिणाम हुआ, तो दीक्षा पोर्टल ये प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछा हुआ भी है। तो दीक्षा पोर्टल के द्वारा हमने काफ़ी डिजिटल कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज किया। साथ ही पीएम ई विद्या जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से हमने मेक श्योर किया कि हम टीवी और रेडियो से भी पढ़ाई को घर तक पहुंचा सके। इसके साथ ही अपस्किलिंग और नॉलेज एनहांसमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्वयं पोर्टल भी चलाया जाता है, वेयर वेरियस आईआईटीज, एनआईटीज और आईआईएम्स दे प्रोवाइड फ्री कोर्सेज। तो ये ई शिक्षा के क्षेत्र में था। इसके बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में देखें तो भारत का जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है इट ऑल्सो एक्ट एज अ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। तो आज सिंगापुर, यूएई, नेपाल जैसे देशों में भी यूपीआई की वैधता स्वीकार की गई है। गवर्नमेंट का जो यूपीआई पे नाउ लिंक है, तो भारत ने सिंगापुर के साथ भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एमओयू किया है। इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन हो जाए जहाँ पे कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक एजेंडा भी हमने साइन किया। साथ ही इन सभी इनिशिएटिव्स के कारण आज भारत को एक डिजिटल लीडर के रूप में, स्पेशली फॉर द ग्लोबल साउथ के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है उसमें एक मान्यता प्राप्त होती है। तो दिस वाज ऑल इन डिजिटल रिवोल्यूशन। वी विल कीप एडिंग सम डायमेंशन। आप इसको एक वैल्यू एडिशन मटेरियल के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ आप अलग अलग क्षेत्र में 4-5 इनिशिएटिव लिख सकते हैं, एंड यू कैन अप्रोच दैट आंसर। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में अगर आप देखें तो परमाणु ऊर्जा मिशन जो कि भारत सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इसमें राजस्थान के लिए खुशखबर आई, जहाँ पे कि खंडेला में एक और जहाँ यूरेनियम के भंडार हमें नए मिले हैं। साथ ही जो हमारा बांसवाड़ा वाला रीजन है वहाँ पे एक न्यू पावर प्लांट जो है वो लगने जा रहा है। तो इसमें अभी तक भारत में 24 परमाणु रिएक्टर है जिनकी कुल क्षमता 8080 मेगावाट है। राजस्थान में अभी तक 6 इकाई संचालित है, जब ये 7वीं इकाई लग जाएगी तो हमारी टोटल क्षमता 9480 मेगावाट हो जाएगी। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि राजस्थान में हमारा रावत भाटा एटॉमिक स्टेशन है जो रिसेंटली लगेगा, वो बांसवाड़ा में हो जाएगा। आफ्टर डेट उत्तर प्रदेश में नरोरा में है, गुजरात में काकरापाकर में है, महाराष्ट्र में तारापुर हो जाए, कर्नाटक में काइगा, और तमिलनाडु में कुंडकुलम और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो जो कुंडकुलम है ये मैक्सिमम कैपेसिटी एज ऑफ नाउ होल्ड करता है, विच इज़ 2000 मेगावाट।
अब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, विल सी कि मेंस में इससे रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यूनियन बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047 का विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जहाँ पे कि भारत सरकार ने बोला कि दे विल हैव स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए हम 5 इंडिजिनियसली डिजाइंड ऑपरेशनल एसएमआर का टारगेट कर रहे हैं, जिनकी कॉस्ट नियरली 20,000 करोड़ होगी, एंड वी विल इंस्टॉल दिस बाय 2033। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत है, जहां आप देख सकते हैं कि एज ऑफ 2014 हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है दैट वाज अराउंड 4,780। करंटली ये 8,000 के आसपास है, और हम टारगेट कर रहे हैं कि वी विल अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047। तो इसमें भारत सरकार क्या क्या करने वाली है, सबसे पहले तो वी विल सेट अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल सेट अप भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो फॉर स्टैटिक यू शुड रीड कि स्मॉल रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में क्या फ़र्क होता है। तो भारत में अभी जो हमारे मेनली न्यूक्लियर रिएक्टर है, यू विल सी कि वी ऑपरेट ऑन द प्रेशराइज हैवी वाटर सिस्टम। तो वी विल लिवर्स दिस टेक्नोलॉजी, और जो स्मॉलर रिएक्टर्स हैं विच आर अप टू 220 मेगावाट, तो वी विल इंस्टॉल दैम। एंड COP 26 में भी हमारा टारगेट था कि वी विल मीट आवर 50% ऑफ एनर्जी नीड बाय 2030। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण कदम होएगा। इसके साथ ही हम भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी स्थापित करेंगे, जो कि 30 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक होंगे, एंड दे विल ऑल्सो लिवर द प्रेशराइज हैवी वाटर टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। एंड लास्टली दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इसको रीड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल। अब देखते हैं कि ये हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में हमसे पूछा गया था कि व्हाट आर द एम्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब क्योंकि भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च कर दिया है, तो फॉर द नेक्स्ट मेंस दिस बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस। 2024 में ही न्यूक्लियर एनर्जी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द गवर्नमेंट्स फ्यूचरिस्टिक रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर एज अनाउंस्ड इन द बजट। यू कैन सी कि कैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन बजट भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, एंड दिस इज डायरेक्टली कवर एज इट इज इन दिस यूनियन बजट। तो ये PIB की न्यूज़ है, तो पूरा इसमें अच्छे से दिया हुआ था। After that, what were the key vision and objectives of Rajasthan solar energy policy? And Rajasthan has immense potential for solar energy. So in my view, solar energy has been asked multiple times. So this area is becoming saturated. Now they will move toward the new energy sources like green energy, wind energy can be a good question, or nuclear energy. So you prepare them also. After that, this article talks about जो सऊदी पाक का न्यू स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिफेंस पार्टनरशिप हुई है और उसमें इंडिया के क्या इम्पैक्ट हैं। तो प्रीवियस न्यूज़ में भी हमने इसको कवर किया था। टुडे ऑल्सो वी विल ऐड सम न्यू डायमेंशन एंड वी विल क्विकली रिकैप द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। तो सऊदी अरेबिया के लिए तो क्यों इंपॉर्टेंट है, सऊदी सीकिंग अ रीजनल सिक्योरिटी बिकॉज इट हैज़ डाइवर्स इंटरेस्ट इन इट्स ऑयल सप्लाई। तो उसकी ऑयल सप्लाई इंडस्ट्री की जो स्टेबिलिटी है और जो रूट्स की स्टेबिलिटी है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इफ़ यू सी जो यमन में हूती विद्रोह हो रहा है, तो दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द ऑयल स्टेबिलिटी इन सऊदी एज वेल। तो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगर सऊदी को मिलता है, तो दैट विल इंश्योर द ऑयल सप्लाई स्टेबिलिटी फॉर सऊदी एज वेल। इसके साथ ही बाय दिस फैक्ट सऊदी विल स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ईरान, इसराइल, US एंड पाकिस्तान बाय हैविंग ऑल्टरनेटिव एंकर ऑफ डिटरेंस। इसके साथ ही इट्स अ प्रेगमेटिक स्टेप टू कमिटमेंट बेस्ड ऑन नीड एज वेल। पाकिस्तान के लिए यहाँ से क्या गेन होगा, द बिगेस्ट थिंग इज द इकोनॉमिक गेन एंड द डिप्लोमेटिक सपोर्ट विच विल दे गेट फ्रॉम द सऊदीज। आफ्टर दैट दे कैन ऑल्सो लीवर दिस SMDA फॉर देयर कश्मीर इशू। इसके साथ ही इट विल अलाइन दैम विद द अरब ब्लॉक ऑन द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का क्या फैक्टर है। अब इंडिया सऊदी के रिलेशंस को हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि वी हैव नियरली $45 बिलियन का ट्रेड। तो हमारे जो ट्रेड हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स में तो काफ़ी इंगेज है, बट इफ़ वी सी इन द केस ऑफ डिफेंस वी आर बिहाइंड फ्रॉम द पाकिस्तान। रिसेंटली ही हमने अपनी पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड करी, दैट वाज इन 2024, दैट वाज साडा तंसी। तो हमारे डिफेंस टाई उतने स्ट्रेंथन नहीं है, हाउएवर वी आर मूविंग टुवर्ड अ मटेरियल कोऑपरेशन एंड डिफेंस एग्रीमेंट विच वाज साइन इन अप्रैल 2025। ऑल्सो हमें देखने को मिलता है कि सऊदी ने, चाहे वो पुलवामा का इशू हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, Saudi has maintained the neutrality, and Saudi being the biggest economy of the Middle East, Saudi की neutrality becomes important for us when it comes to the India-Pakistan crisis. Also, Saudi has avoided endorsing Pakistan Kashmir stance in the recent year. तो सऊदी का जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया।
अब इंडिया पे क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे इसके, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या है कि अरब इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक कश्मीर, जो कि यूएई और सऊदी कश्मीर में कर भी रहे हैं। इसके साथ ही वी कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी टाइज विद द सऊदी। सो वी हैव टू इंश्योर द बैलेंसिंग रोल, ताकि वी कैन प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम यूजिंग सऊदी फुल्ली अगेंस्ट इंडिया। चैलेंजेस क्या है कि पाकिस्तान यूज़ कर सकता है एसएमडीए को टू सीक द अरब डिप्लोमेटिक कवर। साथ ही जो रीजनल पोलराइजेशन करंट वर्ल्ड ऑर्डर में हमें देखने को मिल रहा है, it will complicate India's problem with respect to engagement of these power with the Iran, Saudi, US and China. So finally the way ahead with India is कि इंडिया को करंट की ही बात है, अपनी जो बैलेंस अप्रोच है मिडल ईस्ट पॉलिसी में, टू मेंटेन टाइज विद Israel, Iran and अदर गल्फ कंट्री, वी शुड परसू दैट थिंग। एंड ऑल्सो वी शुड स्ट्रेटेजिकली जो हमारे डिफेंस टाइज है, वी हैव टू इंक्रीज देम विद साउदीज एज वेल। So this was all in this न्यूज़। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो इट इज़ रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। तो बिकॉज ऑफ आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पुट दिस ट्रीटी इन अभियान्स। सो दिस टॉपिक बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट कुड बी आस्क्ड इन योर GS3 और GS2 एज वेल। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को आप देखें, तो जो हमारी वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम, चेनाब, इनका एक्सेस मिलता है पाकिस्तान को, और जो ईस्टर्न रिवर है, रावी, ब्यास, सतलज, इनका एक्सेस मिलता है इंडिया को। तो अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस challenges, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि इन करंट वर्ल्ड यू विल सी क्रिटिसिज्म ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, बट इफ़ यू सी जो नेहरू जी का डिसीजन था, इट वॉज टेकन इन अ लार्जर पॉलिटिकल पर्पज, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ पीस एंड स्टेबिलिटी विद पाकिस्तान, सो दैट हैज़ अ गुड इंटेंट। However, that doesn't meet with a good result, and we see a repercussion after that। बट अपार्ट फ्रॉम दीज पॉलिटिकल इशू, करंट टाइम में अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपने देखा है कि पंजाब में और हिमालयन स्टेट्स में इस बार बहुत हैवी फ्लडिंग हमें देखने को मिली है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू IWT एंड द क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ अ न्यू इमर्जिंग थीम फॉर अस, वो हमें देखनी चाहिए। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखें, तो जो आपका अपर इंडस बेसिन है, वहाँ तो हमें फ्लडिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है। साथ ही जो लोअर इंडस बेसिन है, वहाँ पे हमें डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो एक तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है। अगर हम देखें, पंजाब में ही 23 डिस्ट्रिक्ट्स, 1600 विलेजेस जो हैं वो फ्लड से इफेक्टेड हुए, एंड इट अफेक्टेड नियरली 1.75 लाख एकड़ ऑफ फार्म लैंड। इसके साथ ही एक और चेंजेस जो हमारे फ्लड पैटर्न्स में आ रहा है, दैट इज़ द सिल्टेशन। जो आपका रिजर्वेयर है, जब रिवर इरोड होकर आती है, तो इट ऑल्सो अक्यूमुलेट द सैंड। तो अब क्योंकि ये सैंड यहाँ इकट्ठी हो रही है, तो जो रिजर्वेयर या कैनाल्स हैं, उनकी जो इफेक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो रही है, जिस वजह से उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो रही है, एंड दैट इज टर्निंग इनटू अ फ्लड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड परसू अ नेशनल सिल्टेशन पॉलिसी, ताकि जो हमारे रिवर बेड है, हमारे रिजर्वेयर है, उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। एंड लास्टली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि जो IWT है, जब ये साइन हुई थी, तो इसका जो मेन पर्पस था वो था अबाउट द कैनाल्स एंड हाइड्रो पावर। बट अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इसका जो मेन यूज़ है, इट इज़ मोर अबाउट द वाटर डेटा, क्योंकि इफ़ वी डू नॉट हैव द हाइड्रोलॉजिकल डेटा, और इफ़ वी डू नॉट शेयर दिस डेटा, दैट विल बी अ रिपरकशन फॉर अस एज वेल। इस केस में इंडिया और चाइना का जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, व्हेन वी सी इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि चाहे IWT आप एग्जिट भी कर दीजिए, बट वी शुड हैव अ मेमोरेंडम एग्रीमेंट एटलीस्ट फॉर शेयरिंग द डेटा, ताकि हाइड्रोलॉजिकल जो फ्लड वाटर मैनेजमेंट है उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। एंड लास्टली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन कमीशन एंड आवर जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस है। तो ये एक डिबेट आया था, इट इज़ जो 13 दिसंबर 1993 को लोकसभा चुनाव को रिगार्डिंग जो बहस हुई थी, उसको लेके ये डिबेट था। तो इट्स अ ओल्ड डिबेट, यू कैन रीड दिस डिबेट, यू विल गेट सम गुड पॉइंट्स टू आर्टिकुलेट इन द मेंस। बट आवर पॉइंट ऑफ एरिया इज इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो कुछ हम स्टैटिक पार्ट पे कवर कर लेते हैं, जहाँ पर हम मेन कमिटीज देखेंगे, सो दैट यू कैन यूज दिस पॉइंट एज अ वैल्यू एडिशन इन योर मेन्स आंसर। तो पहली कमेटी जो है वो हम तारकुंडे कमेटी रिकमेंडेशन देखेंगे, जो कि 1974 में बनी थी। ये एक नॉन गवर्नमेंट कमेटी थी, बट इट्स रिकमेंडेशन वर इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने रिकमेंड किया, इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय अ कमेटी, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस होंगे। सिमिलर रिकमेंडेशन और ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के द्वारा नल एंड वॉइड किया। तो इस तरह की रिकमेंडेशन पहले भी दी हुई है अंडर द तारकुंडे कमेटी। उसके बाद आती है दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990s में। इट लार्जली फोकस ऑन कर्ब ऑफ मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। इसके साथ ही जो डिफेक्टर्स हैं, दे शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स contesting from one constituency।
इसके बाद क्योंकि 90s में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का एक नेक्सस उभर के आता है, तो बोहरा कमेटी अपॉइंट की जाती है। इट स्टडीड द क्रिमिनल पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। इट ऑल्सो रिकमेंडेड स्ट्रॉन्गर लॉज एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू कर्ब द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इनके जो रिफॉर्म्स हैं उनको आरपीए अमेंडमेंट्स में इंक्लूड किया गया। आफ्टर दैट 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिकमेंड करती है कि वी शुड हैव स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ताकि जो मनी मसल नेक्सस है इसको रोका जा सके। साथ ही पार्शियल फंडिंग की भी इसमें रिकमेंडेशन की गई, जैसे फ्री मीडिया टाइम, फ्यूल, पेपर एट्सेट्रा। इसके साथ ही लॉ कमीशन की दो रिपोर्ट है जिसको आप मेन आंसर में कोट कर सकते हैं। पहली रिपोर्ट है, सो दिस रिपोर्ट रिकमेंडेड प्रोविजन ऑन कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको भी स्ट्रेंथन करने की रिकमेंडेशन इसमें दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वाज द इंटरनल डेमोक्रेसी एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज। एज यू सी, जो अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आरटीआई एक्ट में कवर नहीं होती है। तो दिस कमीशन रिकमेंडेड सम गुड रिकमेंडेशंस। इसके बाद 2015 में लॉ कमीशन की 250th रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है, विच रिकमेंडेड रेगुलेशन ऑफ फंडिंग फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। साथ ही दे ऑल्सो रिकमेंडेड कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इज अ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म विच शुड बी परसुएड। सो फाइनली 2023 में फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है जिनका मुख्य कार्य था साइमल्टेनियस इलेक्शन की स्कोप को एनालाइज करना। तो दिस कमेटी रिकमेंडेड अ फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन, कि पहले लोकसभा इलेक्शन कराए जाए, देन स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा के साथ कराए जाए। आफ्टर दैट विद इन 100 days वी शुड हैव इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज एज वेल। साथ ही इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस बेनिफिट्स पे भी कहते हैं कि वी हैव टू रिड्यूस द इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शन एंड कॉस्ट, इंप्रूविंग द गवर्नेंस एफिशिएंसी। एंड लास्टली एक यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल या एपिक रोल होना चाहिए, ताकि वन कॉमन रोल और वन वोटर आईडी हम बना सके अक्रॉस ऑल द लेवल्स। So this was all in today's news analysis. Now we will see today's practice question. So you can write using the points we have covered in the video. सो क्वेश्चन है कि हाल ही में हस्ताक्षरित पाकिस्तान सऊदी अरब रणनीतिक समझौता जो है SMDA ने दक्षिण एशिया की चिंताएं बढ़ा दी है। तो आवर पॉइंट ऑफ फोकस इज द साउथ एशिया, नॉट द मिडल ईस्ट। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आप इसे इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखना, ठीक है। दोनों देशों की प्रेरणाओं और भारत पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो जो SMDA एक्ट है उसके क्या मोटिवेशन है फॉर दी सऊदी एंड द पाकिस्तान, एंड उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे इंडिया पे। एंड इस पूरे इशू को आपको एनालाइज करना है कीपिंग इन द माइंड साउथ एशिया पे उसके क्या रिपरकशन हमें देखने को मिलेंगे। तो यू कैन राइट दिस आंसर एंड यू कैन शेयर दिस आंसर एट अबव QR कोड। So this was all in today's news analysis. If you are liking our video, please do consider share, like and subscribe, and please refer to these free classes which we are offering, and please share this with other fellow aspirant as well. Thank you.